Hello, hello, how are you? How are you? I'm good, I'm great, I'm wonderful, wonderful. Good morning, teacher. हेलो बच्चा पारी, दिस इज अर्चना राठी. कैसे हैं मेरे सारे प्यारे प्यारे से जम्मूरे? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की एक नई क्लास को. एक नया दिन, एक नई सुबह और एक नई प्यारी सी क्लास बॉटनी की स्टार्ट करते हैं. तो सारे के सारे बच्चे एकदम कंधे सीधे, रीढ़ की हड्डी में जान, आंखों में चमक और चेहरे पे स्माइल, और स्टार्ट करते हैं आज का बॉटनी लेक्चर. अपनी बॉटनी कॉपी अपने सामने रख लीजिए और एनसीईआरटी बुक अपने सामने रख लीजिए. चलिए 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 चलिए, तो स्टार्ट करेंगे बेटा. और स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात कि हमें अपने माइंड को बहुत स्ट्रांग रखना है. इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, बस ध्यान रखना है. अपने माइंड को एकदम स्ट्रांग रखो और जो काम करना है वो डेली करते जाओ. बाकी सारे फैक्टर्स को अपनी लाइफ से हटाते जाओ. सब बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा. चलिए जी, तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर. लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था एक बार स्टार्ट कर लेते हैं. फिर से मैं बता देती हूँ, ये टेलीग्राम है ऑफिशियल. इसमें आपको नोट्स वगैरह मैं सेंड करती रहती हूँ. कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं सेंड करती रहती हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए मेरे बेटो, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था एक बार फटाफट से हम क्विक रिकैप कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे. चलिए आ जाइए. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था रिगार्डिंग द प्रोकैरियोटिक सेल, द बैक्टीरियल सेल. क्या क्या पढ़ा था हमने बैक्टीरियल सेल में? हमने जाना था बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है, ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, मीजोजोम क्या होता है. मीजोजोम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो रेस्पिरेशन कराता है बैक्टीरिया में, सेल वॉल बनाता है, डीएनए रेप्लिकेशन कराता है, सिक्रेशन प्रोसेस में हेल्प करता है. और हमने पढ़ा था क्रोमैटोफोर क्या होता है. क्रोमैटोफोर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, रिमेंबर. और हमने पढ़ा था फ्लैजिला क्या होता है. फ्लैजिला जो होता है वो एक सरफेस स्ट्रक्चर होता है और बैक्टीरिया में मोटिलिटी में हेल्प करता है. लेकिन बैक्टीरिया में वहां पर 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता है, वहां पर एक सिंगल प्रोटीन होता है, दैट इज फ्लैजिलिन प्रोटीन. तो ये सब कुछ एक क्विक रिकैप हो गया. तो आज हम कंप्लीट करेंगे वो सब कुछ जो प्रोकैरियोटिक सेल में बचा है, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द यूकैरियोटिक सेल. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले मैं आज की क्लास को स्टार्ट करना चाहूंगी एक पोल से, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में टॉपिक कराया था, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है. देखते हैं कितने बच्चों को याद है. आ जाइए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, फटाफट से जवाब दीजिए. व्हाट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला? ये लास्ट क्लास का रिवीजन क्वेश्चन है. इस तरह के क्वेश्चन क्लास में आते ही मैं रोज दूंगी, ताकि आपका टेस्ट हो जाएगा कि आप कितना पढ़कर आए हो पिछली क्लास का. चलिए बताइए, जल्दी से बताइए, व्हाट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला? फटाफट से बताएंगे. 9+2 अरेंजमेंट, टिब्यूलिन प्रोटीन, माइक्रोटिब्यूल्स और फ्लैजिलिन प्रोटीन. प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में क्या होता है? अरे भाई, सबको पता है बच्चों. हम लास्ट क्लास में, मेरी क्लास का कोई भी बच्चा बैकलॉग नहीं करेगा, हर दिन पढ़ेगा. और अगर गलती से किसी भी कारण बैकलॉग हो जाता है तो रिकॉर्डेड लेक्चर को 2x स्पीड पे लगा के देख कर आएगा. तो सब जानते हैं, मेरे क्लास के सारे बच्चे जानते हैं कि इसका आंसर होगा फ्लैजिलिन प्रोटीन. जी हाँ, नो वन इन द यस. तो 71% बच्चों ने आंसर सही दिया है. वेरी गुड. ईशांत ने सबसे तेज दिया है, राहुल, मनदीप, सुहेब, औजन्या, उदिप्ता, दीपांशु. वेरी नाइस मेरे बच्चों. तो हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो होता है, ना ही उसमें माइक्रोटिब्यूल्स होते हैं, ना ही टिब्यूलिन प्रोटीन होता है, और ना ही 9+2 अरेंजमेंट होता है. प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला केवल एक धागे का बना होता है, सिंगल प्रोटीन, दैट इज फ्लैजिलिन. चलिए बेहतरीन, आ जाइए आगे चलते हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे पिलाई और फिम्बरे. तो वो क्यूट सा डायग्राम याद है बैक्टीरिया का, जो मैंने ड्रॉ करके आपको बताया था कि बैक्टीरिया के पास जो सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें फ्लैजिला आता है, उसमें पिलाई आती है और उसमें फिम्बरेई आती है. चलिए, तो अब हम पिलाई और फिम्बरेई के साथ मूव ऑन करते हैं. जल्दी से अपनी बॉटनी कॉपी खोल लीजिए, आपकी एनसीईआरटी आपके सामने होनी चाहिए, और मेरे साथ साथ बोल बोल कर प्यारे प्यारे से नोट्स आप तैयार करते जाइए.
बोलते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे और साथ साथ याद करते रहेंगे। चलिए जी, तो पिलई जो है वो कैसा स्ट्रक्चर है? पिलई एक इस तरह का जो सरफेस होता है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया के सरफेस पर इस तरह का टिब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन वही अगर मैं फिम्बरई की बात करूं मेरे बच्चों, तो बैक्टीरिया के सरफेस पर ऐसे छोटे छोटे जो ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो ब्रश जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें हम फिम्बरई कहते हैं। तो चलिए आ जाइए, सबसे पहला डिफरेंस लिखते हैं। पिलई कैसा स्ट्रक्चर है? पिलई एक टिब्यूलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। वहीं फिम्बरई जो है वो ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है, ब्रश जैसा स्ट्रक्चर है, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। जी हां, ये हो गया है पहला डिफरेंस। चलिए अब हम देखेंगे सेकंड डिफरेंस। पिलाई जो होते हैं बेटा वो लेंथ में थोड़े लंबे होते हैं, वो लॉन्गर होते हैं। लेकिन फिम्बरई जो है वो पिलाई के कंपैरिजन में छोटी होती है, स्मॉलर होती है। वहीं पिलाई जो है ये फ्यू इन नंबर होते हैं, नंबर में कम होते हैं, 2 हो गए, 4 हो गए। लेकिन वहीं जो हमारी फिम्बरई है ये बहुत ज्यादा होती हैं बैक्टीरियल सरफेस पर, इनका नंबर ज्यादा होता है। सो फिम्बरई आर मोर इन नंबर। इतना समझ में आया? ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, वो ब्रिसल जैसा स्ट्रक्चर है। ये लेंथ में बड़े होते हैं, ये लेंथ में छोटे होते हैं, ये ज्यादा कम होते हैं सेल के सरफेस पर, ये ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं इनके फंक्शन की। अगर हम पिलाई के फंक्शन की बात करें बेटा, तो पिलाई सारे के सारे बैक्टीरिया के पास नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि सब बैक्टीरिया के पास पिलाई हो। और इसका काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन। मैम ये कॉन्जुगेशन का प्रोसेस क्या होता है? नीट में इस पर क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा कि कॉन्जुगेशन क्या होता है। ये आउटडेटेड सिलेबस है। पहले कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन डिटेल में पढ़ाते थे, पर अब नहीं पूछा जाता। पर आप ये ध्यान रखिए कि कॉन्जुगेशन जो है इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का एक तरीका है जिसे हम कॉन्जुगेशन कहते हैं, जहां पर 2 बैक्टीरिया पास में आते हैं और ये जो पिलई है, इस पिलई की मदद से दोनों बैक्टीरिया आपस में जुड़ जाते हैं और डीएनए का एक्सचेंज करते हैं। इस प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो यहां पर जो पिलई है वो इन दोनों बैक्टीरिया के बीच में कॉन्जुगेशन कैनाल बनाने का काम करती है, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। लेकिन कॉन्जुगेशन की डिटेल अब हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो पिलई है वो कॉन्जुगेशन में मदद करती है, वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। वहीं अगर हम फिम्बरई का फंक्शन देखें बेटा, तो फिम्बरई जो है इट हेल्प्स इन अडहेशन। फिम्बरई मदद करती है अडहेशन में। मैम ये अडहेशन क्या होता है? अडहेशन का मतलब होता है बेटा किसी भी सरफेस से चिपक जाना। अब बैक्टीरिया जो है आप सब जानते हैं, बैक्टीरिया हर जगह है। अभी बैक्टीरिया मेरे हाथ पर भी होगा, इस पेन पर भी होगा, टेबल चेयर सब जगह बैक्टीरिया होता है। जो नदियां होती हैं, पत्थर होते हैं। बैक्टीरिया इज कॉस्मोपोलिटन यूबिक्यूटस। इसका मतलब बैक्टीरिया इज फाउंड एवरीवेयर। वो बिल्कुल भगवान की तरह है, वो सब जगह पाया जाता है। तो वो जहां भी होता है, चाहे वो होस्ट के अंदर हो, सपोज मैं उसकी होस्ट हूं, वो मेरी बॉडी के अंदर है या मेरी बॉडी के ऊपर है या पत्थरों पर है या पानी में है, तो जहां भी वो है उस चीज से चिपकने में, अडहेशन में जो फिम्बरई है बैक्टीरिया की मदद करती है। सो फिम्बरई हेल्प इन अडहेशन टू होस्ट टिश्यू। होस्ट टिश्यू का मतलब क्या है? अगर बैक्टीरिया किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो उसके सेल से चिपकने में हेल्प करती है फिम्बरई। होस्ट टिश्यू के साथ चिपकने में हेल्प करती है टू रॉक्स,
पत्थरों के साथ चिपकने में हेल्प करती है? टू रॉक्स इन द स्ट्रीम, मतलब सपोज कोई नदी बह रही है, उस नदी के अंदर भी खूब सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो वो बैक्टीरिया वो बहना नहीं चाहता है। अगर सपोज साइनोबैक्टीरिया की मैं बात करूं तो साइनोबैक्टीरिया एक्वेटिक होता है, पानी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है, तो वो क्या करता है, वो बहती हुई नदी में पत्थरों से चिपक जाता है, और इस पत्थरों से चिपकने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एडहेशन, राइट? सो इट हेल्प्स इन अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम। ठीक है, it helps in attachment to substratum। मैम ये सबस्ट्रेटम क्या होता है? कोई भी चीज जिस सरफेस के ऊपर कोई चीज प्रेजेंट होती है उसके लिए वो सबस्ट्रेटम होता है। सपोज अभी बैक्टीरिया मेरे हाथ के ऊपर है, तो बैक्टीरिया के लिए ये हाथ सबस्ट्रेटम हो जाएगा। अगर पत्थर के ऊपर बैक्टीरिया बैठा है तो बैक्टीरिया के लिए वो पत्थर सबस्ट्रेटम हो जाएगा। मतलब जिस भी चीज के ऊपर बैक्टीरिया है उसके लिए वो सबस्ट्रेटम है, और अपने सबस्ट्रेटम से चिपकने के लिए क्या होती है? फिम्बरेई होती है। क्लियर है बेटा? दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया है? यानी कि एक पॉइंट ध्यान से सुनेंगे, चाहे पिलई हो चाहे फिम्बरेई हो, दोनों का मोटिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि पिलई और फिम्बरेई मूवमेंट में हेल्प नहीं करते हैं, मूवमेंट में हेल्प सिर्फ फ्लैजिला करता है। सो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे बेटा, दोनों ही सरफेस स्ट्रक्चर हैं। पिलई और फिम्बरेई बोथ आर सरफेस स्ट्रक्चर। ये सेल के अंदर की तरफ नहीं होते हैं, ये सेल के बाहर की तरफ होते हैं, ये सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं, और दोनों के दोनों दे डू नॉट हैव रोल इन मोटिलिटी। बोथ, यहां पे नोट लगा के लिख लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बोथ ऑफ देम डू नॉट हैव एनी रोल इन मोटिलिटी। डू नॉट हैव एनी रोल इन मोटिलिटी। मोटिलिटी का हिंदी मीनिंग होता है मूवमेंट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में पिलई फिम्बरेई मदद नहीं करती हैं, उनका काम मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर है? अब मैं एक सेकंड के लिए हट गई हूं स्लाइड से, फटाफट से जितने भी बच्चों को लिखना है जल्दी से अपने नोट्स खत्म कर लीजिए। डन? चलिए, बेहतरीन, इतना क्लियर हो गया। सर को बुलाऊं? सर इतनी आसानी से नहीं आएंगे। अब सर ने कहा है कि मैम बच्चों को पढ़ने दो, बच्चों को अभी थोड़ा सा मेहनत करने दो, उन्हें अर्न करना पड़ेगा। तुम्हें मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा बैच के अंदर कि मैं सर को बैच के अंदर बुलाऊं। अभी मैंने 2-3 चीजें नोटिस करी हैं। हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं, आज हमारी एक 4th क्लास है। मैंने 3 क्लासेस में नोटिस किया है कि बच्चे डीपीपी कम सॉल्व कर रहे हैं। लगभग 8 से 10 हजार बच्चे ही डीपीपी बस सॉल्व कर रहे हैं। इस बैच में बहुत सारे बच्चे हैं, इस बैच में वेरी बिग डेटा इज देयर। तो उसमें से मात्र 8 से 10 हजार बच्चे ही डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं। मैंने आपसे पहली ही क्लास में प्रॉमिस मांगा था बेटा कि क्वेश्चन सॉल्व करने से और टेस्ट देने से नहीं घबराना है। सिर्फ थ्योरी रटना, नोट्स बना लेने से सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक आपको क्वेश्चन पढ़ने और सॉल्व करने नहीं आएंगे तब तक नीट क्रैक नहीं होगा। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूं उन सारे बच्चों से जो डीपीपी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बेटा प्लीज डीपीपी सॉल्व करिए, बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत, जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे तभी नीट क्रैक होगा। ओके, सो प्रॉमिस मी हियर, जो बच्चों ने डीपीपी सॉल्व नहीं करी है, अभी मैंने कल और परसों की क्लास में देखा 8 से 10 हजार बच्चे डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं। मैं चाहती हूं कि जो भी इस बैच में बच्चा है हर एक बच्चा डीपीपी सॉल्व करे, और मैं सबका डेटा देखती हूं। मैंने ये देखा कि पिछली क्लास में कौन से बच्चे ने डीपीपी में सबसे अच्छा स्कोर किया। मैं अभी शेयर भी करूंगी क्लास में, जब क्लास खत्म होने वाली होगी तो मैं बताऊंगी कि कौन से डीपीपी में कौन से बच्चे ने सबसे अच्छा स्कोर किया। मैं उसका नाम भी लूंगी क्लास में। ओके, हाँ बेटा, बस प्यार से पढ़ते जाओ,
कोई हवा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल खुश होके मौज मस्ती से रोज के रोज लेक्चर अटेंड करते जाओ, अपनी डीपीपी सॉल्व करते जाओ और सारे पूरे दिन का काम अच्छे से मन से करके रात में सुकून से सो जाओ, थोड़ा बहुत खेल लो, फिर से उठो, अगले दिन फिर से यही शुरुआत करो। तुम्हें हर दिन वही चीज रिपीट करनी है, ये तुम्हारे लिए बोरिंग हो सकता है बेटा, तुम्हें पूरे साल यही रिपीट करना है। सुबह 8:45 से लेके 3 बजे तक तुम्हें लेक्चर्स अटेंड करने हैं, फिर तीनों के तीनों की डीपीपी सॉल्व करनी है, फिर रिवीजन करना है, फिर सुकून से सो जाना है, फिर सुबह उठना है, फिर से यही रिपीट करना है। तो इसी चीज को तुम्हें एंजॉय करना सीखना होगा। ये तुम्हें बोरिंग लग सकता है बट बेटा प्लीज ये सीखना होगा, ठीक है। और बस इतना ही करना है, कोई हवा नहीं है, नीट आराम से क्लियर हो जाता है, बस इतना रोज करते जाओ ईमानदारी से। चलिए, और एक चीज और, मैं जैसे अभी बहुत घूमी हूं आगाज इवेंट्स में, मैं अलग अलग शहरों में गई हूं, बच्चों से मिली हूं, तो मैंने एक चीज जो कॉमन बच्चों में पाई वो ये थी कि मैम हम बॉटनी जूलॉजी याद तो कर लेते हैं पर हम भूल जाते हैं मैम, इसका क्या इलाज है? बहुत मन से याद करते हैं, सारे नोट्स बनाते हैं, लेकिन जो आप क्लास में पढ़ाते हो बहुत अच्छे से समझ में आता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो उसका 2 सॉल्यूशन है। एक है फोटोग्राफिक मेमोरी, हर एक शब्द के साथ कुछ ना कुछ पिक्चर दिमाग में बना लो। जैसे मैंने पिछली क्लास में तुम्हें क्रोमैटोफोर पढ़ाया था, तो क्रोमैटोफोर के साथ दिमाग में पिक्चर बना लो, फोटोसिंथेसिस, खाना बन रहा है। तो जब आप शब्दों के साथ दिमाग में फोटोग्राफिक मेमोरी बनाने लगोगे तो आपको सब याद हो जाएगा। जैसे मैं इसका एग्जांपल देती हूं, हम घूमने गए थे, जैसे पिछले साल हम घूमने गए थे, तो मुझे कुछ भी याद नहीं है कि हम कहां कहां कौन कौन सी जगह गए थे, लेकिन जैसे ही हम फोटो देखते हैं, एक सिंगल फोटो सॉरी याद दिला देता है कि अच्छा हमने यहाँ ये खाना खाया था। मुझे कुछ भी याद नहीं था, मैं सब कुछ भूल चुकी थी उस ट्रिप के बारे में, लेकिन एक फोटो ने मुझे सारी चीजें याद दिला दी। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको बायोलॉजी याद रखनी है तो हर एक कॉन्सेप्ट का एक सिंगल चीज पकड़ के उसका फोटो दिमाग में बना लो, और वो एक सिंगल फोटो तुम्हें पूरे कॉन्सेप्ट को याद दिला के रखेगा। जैसे मीजोजोम, जैसी मैम मीजोजोम पढ़ा रही थी, मीजोजोम का एक फोटो दिमाग में खींच लेना है, सांस लेना। जब भी तुम्हें मीजोजोम याद आए तुम्हें सांस लेना याद आना चाहिए, यानी कि रेस्पिरेशन। जब भी तुम्हें क्रोमैटोफोर याद आए तो सोच लो क्रोमैटोफोर, क्रोमा, क्रोमा मतलब कलर, और कलर किस चीज से आता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से आता है, खाना बना रहा है वो। तो जो भी पूरे पूरे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं उनसे, जैसे अभी मैंने तुम्हें पिलई और फिम्बरई पढ़ाया, तो फिम्बरई से रिलेटेड एक चीज याद कर लो, फिम्बरई का मतलब चिपकना, फेविकोल, एफ फॉर फिम्बरई, एफ फॉर फेविकोल। तो जब भी फिम्बरई तुम्हारे दिमाग में आए, फेविकॉल का डब्बा तुम्हारे दिमाग में आए, और जैसे ही वो फेविकॉल का डब्बा तुम्हारे दिमाग में आएगा तुम्हें पूरी फिम्बरी याद हो जाएगी। छोटे छोटे ब्रश जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जुड़ने में हेल्प करते हैं। पिलई, जैसी पिलई तुम्हें ध्यान आएगा एकदम याद रख लेना, 2 बैक्टीरिया पास आ रहे थे आपस में, ये वाला फोटो अपने दिमाग में सेट कर लेना। जब भी पिलई, दो बैक्टीरिया पास आ रहे थे, यानी कि वो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा था। तो ऐसे ही बड़े बड़े कॉन्सेप्ट का एक वर्ड पकड़ लो और उस वर्ड को पकड़ के दिमाग में फोटो खींच लो, और वो एक सिंगल फोटो तुम्हें पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा देगा। एक सोल्यूशन ये। दूसरा सोल्यूशन, ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें बीच बीच में रिविजन कराती रहूंगी, और इसके लिए मैं तुम्हें पहली क्लास में बता दूंगी कि बेटा अब इस वाली क्लास में हम इस कॉन्सेप्ट का रिवीजन करने वाले हैं, इस कॉन्सेप्ट को घर से पढ़ के आना और हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और मैं इसको तुम्हें रिवाइज कराऊंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन है। हमें बेटा इतने साल हो गए, मुझे 13 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन फिर भी क्लास में आने से पहले मुझे एक बार देखना पड़ता है। तो तुम सोचो 13 साल से मैं पढ़ा रही हूं और अपने खुद के एमएससी, बीएससी, 11th 12th में मैं पढ़ी हूं, तो तुम लगाओ लगभग 20 साल से मैं बॉटनी पढ़ रही हूं, तब भी मुझे रिवाइज करना पड़ता है। तो तुम्हें तो करना पड़ेगा ना बेटा। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। किसी भी दिन बड़े बड़े रिवीजन मत करो, अपने लिए छोटे छोटे गोल बना लो। जैसे सपोज हमने क्या पढ़ लिया, हमने आज की क्लास में हम प्रोकैरियोटिक सेल खत्म कर लेंगे, तो छोटे छोटे गोल बना लो कि मुझे आज पूरे प्रोकैरियोटिक सेल को रिवाइज करना है। ऐसे ही केमिस्ट्री में मुझे छोटे से मोल कॉन्सेप्ट के सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। तो दिन में से आपका जो पूरा दिन होता है उसका आधा घंटा निकाल लो रिवीजन के लिए। 15 मिनट फिजिक्स, 45 मिनट्स निकाल लो। 15 मिनट फिजिक्स, 15 मिनट बॉटनी या जूलॉजी और 15 मिनट केमिस्ट्री। 15 मिनट में कोई भी टॉपिक केमिस्ट्री का पीछे का उठाओ, रिवाइज कर लो। कोई भी टॉपिक बॉटनी का पीछे का उठाओ, रिवाइज कर लो। अगर ऐसे 15-15 मिनट तुम डेली
पीछे के रिविजन्स को देते रहोगे तो तुम्हारा सिलेबस तुम्हारे हाथ में रहेगा, तुम्हारे हाथ से छूटेगा नहीं। रिवीजन बहुत जरूरी है बेटा, रिवीजन के बिना सब बेकार है। तुम आगे का पढ़ते जाओ, पीछे का खराब करते जाओ, सब कुछ खराब हो जाएगा। तो प्रॉमिस करो तुम आज के दिन से ही डेली के 45 मिनट्स रिवीजन के लिए दोगे, और तुम कर सकते हो। 24 घंटे बहुत होते हैं। कोई भी टॉपिक अपनी मर्जी का उठा लो। आज यार केमिस्ट्री से ये रिवीजन करने का मन कर रहा है, छोटा सा टॉपिक उठा लो जो 15 मिनट में रिवाइज हो जाए, और फिर देखना तुम्हें कैसे पूरे साल कॉन्फिडेंट महसूस होगा, और तुम्हें लगेगा कि जितना मैं पढ़ चुका हूं या पढ़ चुकी हूं मुझे तो सब याद है, और वो कॉन्फिडेंस तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जाएगा। ठीक है, चलिए। तो पिलई और फिम्ब्रे क्या होती है हमें समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम साथ साथ फटाफट से एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे। तो सारे बच्चे अपनी अपनी एनसीईआरटी अपने सामने रख लीजिए। आ जाइए देखते हैं एनसीईआरटी पिलई और फिम्ब्रे के बारे में क्या कह रही है। बिसाइड्स फ्लैजिला, पिलई एंड फिम्ब्रे आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर्स। फ्लैजिला के साथ साथ पिलई और फिम्ब्रे भी सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। बट डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी मतलब उनका मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। पिलई जो होती हैं वो क्या है, वो इलोंगेटेड टिब्यूलर स्ट्रक्चर है। इलोंगेटेड का मतलब क्या होता है बेटा, खिंची हुए। इलोंगेटेड, आप चाहो तो यहां पर ये वर्ड अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का मतलब होता है खिंचा हुआ स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसा खिंचा हुआ स्ट्रक्चर होते हैं क्या, हमारे पिलई, और वो एक स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं। ये भी हम लिख लेते हैं, पिलई खिंचे हुए ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो किसके बने होते हैं, एक प्रोटीन के बने होते हैं। उस प्रोटीन का मैं नाम लिख देती हूं, यहां लिख लो, कंपोज्ड ऑफ पिलिन प्रोटीन। पिलिन प्रोटीन। एनसीईआरटी कह रही है ना कि जो पिलई है वो एक प्रोटीन के बने होते हैं, तो उस प्रोटीन को हम पे कहते हैं पिलिन प्रोटीन। ठीक है, चलिए तो आप इसे अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। आगे चलते हैं मेरे बच्चों। द फिम्ब्रे, जो फिम्ब्रे होते हैं वो छोटे छोटे ब्रिसल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल का मतलब है ऐसे छोटे छोटे ब्रिसल स्ट्रक्चर, फाइबर जैसे छोटे छोटे धागे जैसे स्ट्रक्चर जो सेल के बाहर निकल रहे हैं, स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया, उनका काम होता है बैक्टीरिया को अटैच करना टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स क्या होती है, नदियां। नदियों में जो पत्थर होते हैं उन पत्थरों से अटैच करने में, और जो होस्ट टिश्यूज होते हैं उनके साथ अटैच करने में हेल्प करती हैं फिम्ब्रे। तो चलिए, ये रही एनसीईआरटी की लाइंस, ये एज इट इज क्वेश्चंस में आ जाती हैं, तो हमने एनसीईआरटी की लाइन भी याद कर ली। क्लियर है बेटा? चलिए अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन साथ के साथ कर लेते हैं। आ जाइए, सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन करके बताएंगे फटाफट से। मैं पोल जनरेट कर दिया है मैंने। बताइए, which of the following is not a surface structure? आपको बताना है इनमें से कौन सा सरफेस स्ट्रक्चर नहीं है। आप सब इसका आंसर बहुत अच्छे से दे देंगे। कृतिका पूछ रही है इन सम बैक्टीरिया क्यों लिखा है मैम, अभी बताती हूं। चलिए, इनमें से कौन सा सरफेस स्ट्रक्चर नहीं है, सो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा डी। देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर सही दिया है। 87% बच्चों ने आंसर सही दिया। वेरी नाइस मेरे बच्चों, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो तुम तो। सिंजनी ने सबसे तेज आंसर दिया है, मनदीप, हर्षित, वैभव, मयंक एंड वेदांश। आप जानते हैं ये तीनों के तीनों जो ऊपर के स्ट्रक्चर हैं ये सरफेस स्ट्रक्चर हैं। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल से अराइज होते हैं, लेकिन मीजोसोम जो है ये सेल के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर की तरफ धंस जाती है। बहुत बढ़िया। अब कृतिका ने डाउट सेक्शन में हमसे एक क्वेश्चन पूछा है कि मैम यहां पर सम बैक्टीरिया क्यों लिखा है। ये देखो बेटा, वो डायग्राम याद है जो मैंने सुंदर सा बनवाया था एकदम
जो यूनिवर्स जैसा लग रहा था, उसमें मैंने बताया था कि फ्लैजिला सारे बैक्टीरिया के पास नहीं होता, कुछ के पास होता है, कुछ के पास नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह पिलाई भी सारे बैक्टीरिया के पास नहीं होता, कुछ के पास होता है, कुछ के पास नहीं होता। और इस तरह फिम्ब्रे भी सारे बैक्टीरिया के पास नहीं होता, कुछ के पास होता है, कुछ के पास नहीं होता। इसीलिए यहां पे सम बैक्टीरिया लिखा है। तो मैं आपको और एक और चीज बताई थी, क्रोमैटोफोर भी सारे बैक्टीरिया के पास नहीं होता, वो केवल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास होता है। क्लियर है? तो ऐसी चीजें जो सारे बैक्टीरिया के पास होती हैं वो है सेल वॉल, सिर्फ माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे बैक्टीरिया के पास होती है। साइटोप्लाज्म सबके पास है। राइबोसोम सबके पास है। और जो मेन डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए, वो सबके पास है। इंक्लूजन बॉडी सबके पास है। आरएनए सबके पास है। प्रोटीन सबके पास है। मीसोजोम भी कुछ बैक्टीरिया के पास नहीं होते, वहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर रेस्पिरेशन का काम करती है। क्रोमैटोफोर भी सबके पास नहीं होता। ग्लाइकोकैलिक्स भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। प्लास्मिड भी सारे बैक्टीरिया के पास नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सेल वॉल सारे बैक्टीरिया के पास है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डीएनए जो कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, राइबोसोम, प्रोटीन, इंक्लूजन बॉडी, ये सारे बैक्टीरिया के पास होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम चलेंगे बेटा। तो चलिए मेरे प्यारे से बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं राइबोसोम की तरफ। बच्चा जानता है कि बैक्टीरिया के पास केवल एक ही सेल ऑर्गेनली होती है, वो है राइबोसोम। बाकी कोई सेल ऑर्गेनली बैक्टीरिया के पास नहीं होती है। तो आ जाइए लिखते हैं। तो बैक्टीरिया हम सब अच्छे से जानते हैं, उसके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली नहीं होती है। तो ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली बैक्टीरिया में होती ही नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली जैसे गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम, वैक्यूल, ये सब नहीं है बैक्टीरिया के पास। जी मैम। अब बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ध्यान से सुनेंगे, और राइबोसोम जो है इट इज प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया हैं सबके पास राइबोसोम होता है, यहां पर कोई ऐसी एक्सेप्शन नहीं है। और इसका जो साइज होता है, राइबोसोम का जो साइज होता है वो होता है 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर। मैम आप ये क्यों लिख रहे हो? क्योंकि बेटा एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। मैम नैनोमीटर क्या होता है? बेटा नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर। तो ये जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनली जिसके पास अपनी खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, बैक्टीरिया में केवल यही एक सेल ऑर्गेनली पाई जाती है और ये सारे बैक्टीरिया के पास पाई जाती है। और ये साइज लिखा है 15/20। 15 लेंथ है, 20 विड्थ है। तो 15/20 नैनोमीटर। बैक्टीरिया का साइज हमने कितना देखा था कि बैक्टीरिया का साइज जो होता है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर हो सकता है, जो थ्योरी में लिखा है, और डायग्राम में 1 to 2, यानी कि माइक्रोमीटर के साइज का होता है बैक्टीरिया का सेल। माइक्रोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻⁻⁶। लेकिन उसके अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट है उसका साइज कितना है? नैनोमीटर में 10⁻⁹। यहां पे लिख लेना, आपके साथ खेला जा सकता है। यहां ब्रैकेट में लिख लेना, आपके साथ यहां खेला जा सकता है। वो बड़े प्यार से यहां पे 15 माइक्रोमीटर बाय 20 माइक्रोमीटर लिख देगा। तो आपको दिमाग लगाना है कि जब बैक्टीरिया का सेल ही 3 से 5 माइक्रोमीटर का है, तो 10 से 15 से 20 माइक्रोमीटर का राइबोसोम उसमें कैसे आएगा? तो ये माइक्रोमीटर नहीं है, ये नैनोमीटर है। तो यहाँ पे छोटी सी सिली मिस्टेक हो सकती है, खेला जा सकता है। और अगर ये खेला आपके साथ खेला जाएगा तो आपको सिंपली कहना है भाग। चलिए, तो साइज हमें समझ में आ गया। ये जो साइज होता है, ये हमने लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है और उसकी चौड़ाई कितनी है उसके हिसाब से बताया है। लेकिन राइबोसोम का जो साइज होता है वो हम जो उसमें वजन कितना है, राइट, उसका साइज कितना, ये तो लंबाई और चौड़ाई हो गई 15/20 नैनोमीटर। लेकिन उसका जो साइज है
उसका जो मास है वो हम कैसे मेजर करते हैं, उसे मेजर करने के लिए होती है स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। जैसे हम डिस्टेंस को किलोमीटर में नापते हैं, वेट को केजी में नापते हैं, इसी तरह जो हमारा राइबोसोम होता है उसको नापने के लिए एक यूनिट होती है जिसे हम एस कहते हैं। एस की फुल फॉर्म क्या होती है? स्वेडबर्ग यूनिट। अभी मैं इसकी डिटेल यहां तुम्हें नहीं समझा रही हूं, क्योंकि इसकी डिटेल मैं तुम्हें समझाऊंगी जब मैं यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम को पढ़ाऊंगी, जो कि अगली 2 क्लासेस में हमारा आ जाएगा। तो स्वेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, जब हम राइबोसोम को टेस्ट ट्यूब में डाल के उसे मशीन पे तेजी से घुमाते हैं तो वो नीचे बैठ जाता है, नीचे प्रेसिपिटेट बना लेता है, और उसके मास को हम किससे मेजर करते हैं? स्वेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट से। तो मैंने आपको समझाया था बेटा कि जो बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम होता है उसका साइज कितना होता है? यूकैरियोट्स के अंदर 70s और 80s दोनों साइज का राइबोसोम पाया जाता है बेटा, लेकिन प्रोकैरियोट्स में याद है ना बेटा 70s। एस यहां पे सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट हो गया। अब ये जो 70s है ये 2 सब यूनिट्स में प्रेजेंट होता है। अब ध्यान से देखिएगा, दिस इज द राइबोसोम ऑफ बैक्टीरिया। इसको थोड़ा सा और हम बड़ा बना लेते हैं। मैं तो था हरे रंग का हूं दिखता, फल सब्जियां दाना खाता, मिठू मिठू मैं करता टू 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 टू। ये राइबोसोम है। अब ये पूरा का पूरा राइबोसोम को उठाकर अगर मैं टेस्ट ट्यूब में डालूंगी और इसे घुमाऊंगी तो इसका साइज आता है 70s। लेकिन आप यहां देख पा रहे हैं डायग्राम में कि एक छोटी मुंडी है और एक बड़ी मुंडी है ना। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग कर दूं और अलग अलग करके इनको टेस्ट ट्यूब में घुमाऊं तो ये छोटी सब यूनिट होती है स्मॉलर सब यूनिट, और इसका जो साइज आता है वो 30s आता है। और ये जो नीचे वाली आपको दिखाई दे रही है ये है लार्जर सब यूनिट, और इसका जो साइज आता है वो 50s आता है। अब बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं, मैम ये आप क्या कह रहे हो, 50 + 30 तो 80 होता है ना। अगर हम, आपने कहा छोटी सब यूनिट 30s होती है, लार्जर सब यूनिट 50s होती है, अगर हम 50 में 30 जोड़ेंगे तो 80 आएगा। आपने ये 70 क्यों लिखा है? क्योंकि ये बॉटनी का मैथ्स है। ऐसा कहते हैं ना फीमेल्स का मैथ खराब होता है, बायोलॉजी वाले क्या जाने मैथ्स का स्वाद, बायोलॉजी वालों को मैथ्स आता ही नहीं। तो हाँ ये सच है, क्योंकि हमारे यहां 50 + 30 70 होता है, 80 नहीं। मैम आपको नहीं लग रहा ये कुछ गलत है? अब गलत है तो गलत है, मैं क्या करूं, मुझे तो ऐसा ही मैथ आता है भाई। ये हम बायो वालों का मैथ है, ये हम बायो वालों का मैथ है जो कि खराब है नहीं, मेरा मैथ तो पर्सनली अच्छा था, 10वीं तक मेरे पास मैथ्स था और मेरे मैथ्स में 98 मार्क्स थे, तो इतना भी खराब नहीं है मेरा मैथ्स। तो ये इसके पीछे ना जादू है, जादू जादू। अगर हम इनको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, मैं ये मुंडी ऊपर से अलग करके इसको टेस्ट ट्यूब में घुमाऊं तो 30s साइज आता है इसका। इस वाले को उठाकर टेस्ट ट्यूब में अलग से घुमाओ तो इसका 50s साइज आता है, पर दोनों को इकट्ठे अगर टेस्ट ट्यूब में डालकर घुमाऊं तो 70s साइज आता है बेटा, राइट? ओके, तो ये मैथ का खेल नहीं है, ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट का खेल है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैम ने बताया था बॉटनी का मैथ्स है 50 और 30
70 होता है, 80 नहीं। बस हमने कह दिया तो कह दिया, मानना है तो मानो, नहीं मानना तो क्वेश्चन गलत करा लो। चलिए, इतना क्लियर हो गया जी मैम। तो हमने क्या क्या जाना, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है, सारे बैक्टीरिया में होती है, इसकी लेंथ और लंबाई और चौड़ाई नैनोमीटर में है, इतनी है। और कैसे टाइप का राइबोसोम पाया जाता है बैक्टीरिया में, 70S, जिसमें 50 लार्जर सब यूनिट है और 30 स्मॉलर सब यूनिट है। अब मैं आपको यहां एक बात बता दूं कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम को बनाता कौन है? राइबोसोम को बनाता कौन है? राइबोसोम के अंदर पाया जाता है एक स्पेशल टाइप का RRNA। ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, घबराएंगे नहीं, सब कुछ बहुत आसान होता है बेटा। बस हमें अपना दिमाग मजबूत रखना है, अपनी कंसंट्रेशन को बहुत मजबूत रखना है, हर एक बात को सुनना है, तो सब कुछ समझ में आता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब ये जो राइबोसोम होता है, आपने सुना होगा कि जो आरएनए होता है वो 3 तरह का होता है, mRNA, rRNA और tRNA। तो राइबोसोम को बनाने वाला होता है rRNA, इसीलिए हम उसको राइबोसोमल RNA कहते हैं। तो ये जो आपको लार्जर सब यूनिट दिख रही है, इसके अंदर 2 तरह का RNA प्रेजेंट होता है। एक होता है 5S साइज वाला rRNA और एक होता है 23S साइज वाला rRNA। जो छोटी सब यूनिट है उसको बनाता है 16S साइज वाला rRNA। तो यानी कि ये जो आपको गोला गोला सा दिखाई दे रहा है, 50S सब यूनिट जो आपको दिखाई दे रही है, इसको बनाने के पीछे 2 तरह के rRNA का हाथ है। एक rRNA जिसका साइज 5S है और दूसरा rRNA जिसका साइज 23S है। ये कुछ प्रोटीन से मिलकर एक गोला सा बना लेते हैं, इसको हम 50S सब यूनिट कह रहे हैं। और ये जो 16S साइज का rRNA है, ये कुछ प्रोटीन्स के साथ जुड़कर 30S सब यूनिट बना लेता है और ये दोनों मिलकर 70S rRNA बनाते हैं। आई लव यू टू बेटा जैद, आई लव यू ऑल। इतना समझ में आ गया बेटा? तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि 50S सब यूनिट के अंदर कौन से rRNA है, तो आप कहेंगे 5S rRNA और 23S rRNA, और स्मॉलर सब यूनिट के अंदर 16S rRNA। क्लियर है मेरे बच्चों? लव यू टू बेटा विशेष। चलिए, बेहतरीन बेहतरीन। आइए डाउट चेक करते हैं बेटा, एक बार राइबोसोम को पढ़ा ले फिर डाउट चेक करते हैं। चलिए जी मैम, इतना हमें समझ में आया। अब बेटा राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? सेल के अंदर राइबोसोम क्या काम करता है? हम सब जानते हैं, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। सेल के अंदर प्रोटीन बनाने में मदद करता है राइबोसोम। इसीलिए हम राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। इसीलिए राइबोसोम कहलाता है प्रोटीन फैक्ट्री। समझ गए मेरे बच्चों? प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये सेल के अंदर प्रोटीन, आपने सुना होगा हमारी बॉडी के अंदर ही प्रोटीन बनते हैं। ऐसे बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो खुद से अपने प्रोटीन बनाता है जिसकी जरूरत उसको होती है, और वो राइबोसोम बनाने में हेल्प करता है। अब मैम ये राइबोसोम होता कहां है सेल के अंदर? तो ये देखो बेटा, ये आपका बैक्टीरियल सेल है, ठीक है जी, ये बैक्टीरियल सेल है बेटा, ठीक। बाहर सेल वॉल, अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए पाए जाते हैं ये राइबोसोम। अक्सर साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट मोस्टली राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए पाए जाते हैं।
तो बैक्टीरियल सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं आर अटैच्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो अक्सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए पाए जाते हैं। वो साइटोप्लाज्म में भी फ्रीली भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मैं फिर से दोहरा देती हूं, वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी प्रेजेंट हो सकते हैं बेटा, बट मोस्टली राइबोसोम्स जो हैं बैक्टीरिया में वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए पाए जाते हैं मेरे बच्चों। ठीक है बेटा अनुराग, थैंक यू बेटा अनुराग। ओके, लव यू टू बेटा रचना। सूरज मुझे प्यार से रचना ही कहते हैं, अर्चना नहीं कहते। सो ही कॉल्स मी रचना, वो छोटा पड़ जाता है ना। चलिए ठीक है मैम, ये हमें याद हो गया। चलो अब एक बात ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। हम सब जानते हैं कि डीएनए जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए के ऊपर होती है, राइट। अब हमारे डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन है कि प्रोटीन बनाना है, डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है कि प्रोटीन बनाना है। अरे बाप रे, इतने सारे लव यू। लव यू टू बेटा, लव यू टू। चलिए, तो डीएनए के ऊपर प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है, तो डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन किसे पास कर देता है? एमआरएनए को, जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, राइट। सो डीएनए से ये इंफॉर्मेशन किसे दे दी जाती है? ये इंफॉर्मेशन एमआरएनए को दे दी जाती है। फिर एमआरएनए के ऊपर क्या बनता है? एमआरएनए के ऊपर प्रोटीन बनता है, और उस प्रोटीन से हमारा शरीर चलता है। जो भी कुछ इंफॉर्मेशन है, सपोज इसके डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन है कि इंसुलिन बनाना है। इंसुलिन क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन। तो डीएनए के ऊपर जो इंसुलिन बनाने की जीन है वो अपनी इंफॉर्मेशन एमआरएनए को दे देती है, और फिर एमआरएनए के ऊपर इंसुलिन बनता है, राइट। लव यू टू बेटा, लव यू ऑल, राइट। जी हाँ, तो एमआरएनए के ऊपर ये जो हमने प्रोटीन बनाया, इसी को बनाने में राइबोसोम मदद करता है। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम इस एमआरएनए के ऊपर प्रोटीन बनाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है। ठीक, अब यहां पर ध्यान से सुनेंगे व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन बैक्टीरिया। ध्यान से सुनेंगे कि प्रोकैरियोट्स में होता क्या है। अब ये जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, किसका? ये डीएनए है बैक्टीरिया का। ठीक है बेटा, बैक्टीरिया का डीएनए है। हम इसकी पोलैरिटी को ऐसे लिख लेते हैं, एक की पोलैरिटी को 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरे को 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब आप कहोगे मैम कि बैक्टीरिया का डीएनए तो ऐसा था, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। हाँ ऐसा ही है बेटा, बस मैंने इसको खोल के आपको यहां दिखा दिया है तो सर्कुलर ही। अब देखो क्या होगा, इस डीएनए के ऊपर क्या बनेगा? इस डीएनए के ऊपर एमआरएनए बनता है, क्योंकि डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन किसे देता है बेटा? डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन आरएनए को देता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए के ऊपर ये बन गया एमआरएनए, ठीक, मैसेंजर आरएनए। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है, इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर बनता है प्रोटीन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। पर अब ध्यान दीजिएगा कि यहां क्या होगा। ये हमारा एमआरएनए है, ठीक है बेटा, ये हमारा एमआरएनए है। इस एमआरएनए के ऊपर मुझे प्रोटीन बनाना है। जब इस एमआरएनए के ऊपर प्रोटीन बन रहा होता है तो बहुत सारे राइबोसोम्स आकर इस एमआरएनए से जुड़ जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत सारे राइबोसोम्स आकर इस एमआरएनए से जुड़ जाते हैं और इसके ऊपर क्या बनाते हैं? इसके ऊपर प्रोटीन बनवाते हैं। तो एमआरएनए के ऊपर प्रोटीन बनाने के लिए ये दिखाई दे रहे हैं आपको
खूब सारे राइबोसोम्स एक सिंगल mRNA से जुड़ जाते हैं। दिख रहे हैं बेटा? तो डीएनए, बैक्टीरिया का डीएनए, उस डीएनए के ऊपर mRNA बना, उस mRNA के ऊपर हमें प्रोटीन बनाना है, और ये काम करने में कौन हेल्प करता है? राइबोसोम। तो इस mRNA के ऊपर प्रोटीन बनाने के लिए खूब सारे राइबोसोम आकर जुड़ते हैं और इस सिंगल mRNA के साथ जुड़ जाते हैं और इसके ऊपर प्रोटीन बना लेते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, ये खूब सारे राइबोसोम जो एक सिंगल mRNA से आकर जुड़ते हैं और उसके ऊपर प्रोटीन बनाते हैं, इन्हें हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीजोम। इन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीजोम। बहुत सारे राइबोसोम एक सिंगल mRNA से आकर जुड़ गए हैं उसके ऊपर प्रोटीन बनाने के लिए, इसे हम पॉलीजोम कहते हैं। समझ आ गई मेरे बच्चों बात? तो आ जाओ, अब लिखते हैं कि पॉलीजोम क्या होता है मेरे प्यारे से बच्चों, और लिख लेना कि पॉलीजोम पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉलीजोम, अब देखो इसमें रट्टा कुछ नहीं मारना है, इसमें कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, तुम्हें ध्यान रहेगा, टेंशन मत लो बेटा, तुम्हें बिल्कुल ध्यान रहेगा। वर्ड ही क्या है? पॉलीजोम, पॉलीराइबोसोम, यानी कि बहुत सारे राइबोसोम। पॉली मतलब बहुत सारे, पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम मतलब बहुत सारे राइबोसोम, और पी फॉर पॉलीजोम, पी फॉर प्रोकैरियोट। तो ऐसे याद रखना, अगर तुम 6 महीने बाद भी पॉलीजोम शब्द को तुम याद रखोगे, क्योंकि तुमने याद कर लिया है पी फॉर प्रोकैरियोट और पी फॉर पॉलीराइबोसोम, यानी कि पॉलीराइबोसोम जो है वो यूकैरियोट्स में नहीं होता है, पॉलीराइबोसोम प्रोकैरियोट्स में होता है, बैक्टीरिया में होता है। और वो होता क्या है? पॉलीराइबोसोम मतलब खूब सारे राइबोसोम। तो यानी कि जब ट्रांसलेशन होता है बैक्टीरिया में, जब ट्रांसलेशन होता है तो mRNA के ऊपर प्रोटीन बनाने के लिए जब बहुत सारे राइबोसोम एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसको हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं। बस सिंपल। बताओ, रट्टा मारने जैसा इसमें कुछ है? किसी भी चीज का रट्टा नहीं मारना है बेटा, बस ये ध्यान रखना है पूरे साल। अगर रट्टा मारोगे तो चीजें भूल जाओगे, और अगर हर एक शब्द को पकड़कर उसका कोई ना कोई फोटो अपने दिमाग में खींच लोगे और उसे समझने की कोशिश करोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। समझे बेटा? तो आ जाइए, पॉलीराइबोसोम की डेफिनेशन लिख लेते हैं फटाफट से। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इन बैक्टीरिया, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इन bacteria, many ribosomes are attached with single mRNA, एक अकेले mRNA से बहुत सारे राइबोसोम्स आकर अटैच हो जाते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम कहते हैं पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम। बताओ, भूलोगे आप इसको? कभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन होगा? भूलोगे तो नहीं बेटा? चलिए, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन मेरे बच्चों। चलिए जी, तो हमें पॉलीजोम या फिर पॉलीराइबोसोम का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है मैम। चलो मेरे बच्चों प्यारे से, तो एक बार फटाफट से एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। आ जाओ फिर, सारे बच्चे अपनी अपनी एनसीईआरटी अपने सामने खोल लेंगे। इन प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया में
राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड, कह रहा है राइबोसोम्स जुड़े रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। उनका साइज बता दिया है 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर, और उसमें दो सब यूनिट होती हैं 50 और 30, जो कि एक साथ मिलकर 70S बनाती हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, वो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। फिर वो कह रहा है सेवरल राइबोसोम्स, बहुत सारे राइबोसोम्स एक सिंगल mRNA के साथ जुड़ते हैं और एक चेन बनाते हैं जिसको हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये पॉलीसोम मिलकर mRNA के ऊपर प्रोटीन बना देते हैं। सिंपल। उजैर कह रहा है मैम आप मेरा नाम नहीं लेते। उजैर बेटा लव यू। चलिए ठीक है मैम, हमने एनसीईआरटी का एक एक वर्ड भी याद कर लिया, तो चलो अब फट से मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी से बताओ। पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम रिप्रेजेंट, पॉलीराइबोसोम क्या रिप्रेजेंट करता है? वो माइक्रोबॉडीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, या राइबोसोम विद SNRNA, एग्रीगेशन ऑफ RRNA, सेवरल राइबोसोम्स अटैच्ड टू अ सिंगल mRNA। हेलो बेटा नैन्सी, चलिए आ जाइए देखते हैं। तो ऑब्वियसली बेटा इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर होगा डी। तो देखते हैं कितने बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। ठीक है, अच्छा, तो 90% बच्चों ने आंसर सही दिया है, वेरी गुड। सबसे तेज दिया है दीपांशु ने, वैभव, वेदांश, अनिल, विमी, फैजान, निखत, वेरी नाइस बेटा। तो माइक्रोबॉडीज तो नहीं होते पॉलीराइबोसोम। SNRNA क्या होता है ये हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा RNA होता है जिसे हम SNRNA कहते हैं। एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मतलब होता है खूब सारे RRNA जब इकट्ठा हो जाते हैं उसे हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं। पागल समझो क्या? खूब सारे राइबोसोम एक सिंगल mRNA के साथ जब जुड़े होते हैं तो उसे हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं। चलिए बेहतरीन, एक और क्वेश्चन करके दिखा दीजिए बेटा। इसके लिए मैं आपको पूरे 30 सेकंड दूंगी। चलो, आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं और आपको बताना है कि कितनी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। मैं आपके लिए सवाल नहीं पढ़ूंगी, आप सवाल खुद पढ़ो और बिना जल्दीबाजी किए, बिना सिली मिस्टेक करे सही आंसर दो। बताइए, आपको करेक्ट नहीं बेटा, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बेटा जिन जिन का पोल नहीं आ रहा है वो अपनी ऐप एक बार अपडेट कर लो, और अगर पोल नहीं आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। मैं सबकी चैट देख रही हूं। ध्यान से, जल्दीबाजी नहीं, सिली मिस्टेक नहीं, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और करेक्ट ऑप्शन लगाना है। यही नीट देने की कला है। चलिए, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का साइज 50 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर होता है, गलत। 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर। राइबोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़े होते हैं, हाँ। उसमें दो सब यूनिट होती है 60 और 40, गलत। 50 और 30 होती है। राइबोसोम्स RRNA बनाने में मदद करते हैं, गलत। राइबोसोम्स RRNA बनाने में मदद नहीं करते, वो प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। RRNA के तो वो खुद बने होते हैं। तो हमें गलत ढूंढनी है, गलत है 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4 गलत हैं, तो आंसर होगा सी। आ जाइए देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर सही दिया है। केवल 41% बच्चों ने आंसर सही दिया, इसका मतलब सिली मिस्टेक करी है। सबसे तेज आंसर दिया है सलीम ने, फिर ताबिन, आसिफ, शिप्रक, प्रिंस, अनुराग, अतीरा, मंजेश। आप देख लो क्या सिली मिस्टेक करी है, देख लो। बस यही हमें पूरे साल सीखना है। थ्योरी को समझना है, पकड़ बनानी है कॉन्सेप्ट्स पर, रिवीजन करते रहना है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक थोड़े समय में, लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है
और सही ऑप्शन लगाना है। अगर ये आपने नहीं सीखा तो नीट क्रैक नहीं होगा। थोड़े समय में सवाल को पढ़ना भी है, समझना भी है, सिली मिस्टेक नहीं करनी, जल्दीबाजी नहीं करनी और जवाब भी देना है। तो आप देख सकते हैं केवल 41% बच्चों ने, लगभग 50% बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है। जिन लोगों ने आंसर गलत दिया है ध्यान से समझेंगे कहां गलती हुई है। चलिए, एक क्वेश्चन में 30 सेकंड से ज्यादा अगर आपने बायोलॉजी में लगाए नीट के पेपर में तो आपका पेपर पक्का छूटेगा, क्योंकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम नहीं दे पाओगे। तो आपको 30 सेकंड के अंदर अंदर इस पूरे एक साल बायो के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है, वो मैं आपको क्लास में सिखाऊंगी। आ जाइए, चलिए अब हम बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज की। आप ध्यान से सुनेंगे बेटा, सिली मिस्टेक से ही सबसे ज्यादा बच्चे मारे जाते हैं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है वो नहीं करनी है। हर एक आने वाली क्लास के साथ अपनी कमियों को दूर करते जाना है। अब इंक्लूजन बॉडी समझते हैं। बैक्टीरिया के सेल के अंदर कुछ चीजें जमा हो जाती है। रिजर्व का मतलब क्या होता है? रिजर्व का मतलब होता है जमा हो जाना। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर रिजर्व मटेरियल, कोई भी चीज जमा हो सकती है। खाना जमा हो सकता है, फॉस्फेट, जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स तो आप जानते हो, फॉस्फेट क्या होता है, फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स जमा हो सकते हैं, गैस जमा हो सकती है। तो ऐसी कोई भी चीज जो जमा हो जाए सेल के अंदर, बैक्टीरिया के सेल के अंदर, और उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो ऐसी बॉडी को हम इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। क्लियर बेटा? डाउट्स में सारे एक साथ देखूंगी, पहले मैं एक बार इंक्लूजन बॉडी खत्म करा दूं। तो इंक्लूजन बॉडी आ जाओ, देखते हैं क्या होती है इंक्लूजन बॉडीज। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। दीज आर, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे और नोट्स बोल बोल कर बनाएंगे। जैसे मैं बोल बोल कर लिखती हूं, आप भी बोल बोल कर लिखेंगे, साथ साथ ही याद हो जाएगा। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक दिन करके देखना, एक दिन नोट्स को बोलकर बना के देखना, एक दिन बिना बोलकर बना के देखना, आपको खुद में फर्क महसूस होगा। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, जब आप बोलते हो ना लिखते लिखते, तो आपको साथ साथ याद हो जाता है। चलिए, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? दे रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन बैक्टीरियल सेल। ये रिजर्व मटेरियल को रिप्रेजेंट करते हैं। रिजर्व मटेरियल मतलब ऐसी कोई भी चीज जो जमा हो गई है, ये उसे रिप्रेजेंट करते हैं। इंक्लूजन बॉडीज में क्या क्या जमा हो सकता है? खाना जमा हो सकता है। इट कैन बी रिजर्व फूड मटेरियल, इट कैन बी रिजर्व्ड गैस, गैस भी जमा हो सकती है, एंड अदर मॉलिक्यूल्स, एंड अदर रिजर्व्ड मॉलिक्यूल्स। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूं। जब बैक्टीरिया के सेल के अंदर कोई भी चीज जमा हो जाती है, वो खाना भी जमा हो सकता है, वो गैस भी जमा हो सकती है, वो दूसरे मॉलिक्यूल्स भी जमा हो सकते हैं। उस जमा हुई चीज को हम इंक्लूजन बॉडी कहते हैं, और उसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन पाई नहीं जाती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। मैम आप इसके कुछ हमें एग्जाम्पल्स दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दे सकती हूं। जैसे इसका सबसे पहला एग्जाम्पल आता है साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल। ये क्या चीज होती है मैम? ये छोटे छोटे दाने होते हैं जिनमें स्टार्च और प्रोटीन होता है, और ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो खाना जमा होता है वो साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में जमा होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे हमारे अंदर खाना किस फॉर्म में जमा होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। प्लांट्स के अंदर स्टार्च की फॉर्म में। ऐसे ही ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, जो कि एक बैक्टीरिया है,
साइनोबैक्टीरिया मुझे यहां पर लिखना था, मैंने क्या लिख दिया, उसके अंदर खाना साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में जमा होता है। ऐसे ही बेटा कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके अंदर खाना ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में भी जमा होता है, छोटे छोटे ग्लाइकोजन के दाने। कई बार बैक्टीरिया में फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स भी जमा हो जाते हैं, उन्हें हम फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स कह देते हैं। और कई बार बैक्टीरियल सेल के अंदर गैस भी जमा हो जाती है, जिसे हम गैस वैक्यूल कह देते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं बेटा? ये सारे एग्जाम्पल हैं इंक्लूजन बॉडी के। समझ गए मेरे बच्चों? ये सारे एग्जाम्पल हैं इंक्लूजन बॉडी के, मतलब कभी गैस जमा हो गई, कभी फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स जमा हो गए, कभी ग्लाइकोजन के। तो जो जमा हुई चीज है उसको हम इंक्लूजन बॉडी कहते हैं, उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। थैंक यू बेटा इस्माइल। चलिए आ जाइए, आगे चलते हैं। अब यहां पर एक बात बताने जा रही हूं, ध्यान से सुनना। वैक्यूल शब्द जो है, सारे बच्चे एकदम, सारे बच्चों की कंसंट्रेशन मुझे यहां चाहिए। ये जो वैक्यूल शब्द है बेटा, ये वैक्यूल शब्द को हम प्लांट्स के केस में इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स के केस में आपने पढ़ा होगा 9वीं क्लास में कि प्लांट्स के अंदर बड़ा सा वैक्यूल होता है। प्लांट का जो सेल होता है उसके बीचों बीच एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, जिसे हम सैप वैक्यूल कहते हैं, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें भरी रहती हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल पाया जाता है वो सही मायनों में एक प्रॉपर वैक्यूल है, क्योंकि उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। पर यहां पर जो हम वैक्यूल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ये गलत है। ये एक सूडो वैक्यूल है, झूठा वैक्यूल। तो बैक्टीरिया के अंदर जो गैस वैक्यूल पाया जाता है वो सही मायनों में वैक्यूल नहीं है, वो एक झूठा वैक्यूल है। क्यों? क्योंकि यहां वैक्यूल के चारों तरफ अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है, पर गैस वैक्यूल के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। इट्स अ इंक्लूजन बॉडी। तो वैक्यूल शब्द का इस्तेमाल करना यहां सही नहीं है, ये भटकाने वाला है, ये हमें भटकाने वाला नाम है। तो आप कोई खेला खेलेगा, यहां लिख लेना, इस वाले क्वेश्चन में आपके साथ खेला खेला जाएगा और आपको क्या बोलना है? भक्त। वो बोलेगा कि बैक्टीरिया के अंदर जो गैस वैक्यूल पाए जाते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहां पर वैक्यूल के पास अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि प्लांट्स में। तो आप कहोगे भक्त, प्लांट के, बैक्टीरिया के अंदर जो गैस वैक्यूल पाया जाता है वो झूठा वैक्यूल है, वो एक इंक्लूजन बॉडी है, उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती। प्लांट्स में जो वैक्यूल पाया जाता है वो सैप वैक्यूल होता है और वहां प्रॉपर मेम्ब्रेन होती है। सो गैस वैक्यूल क्या होते हैं? बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल्स क्या होते हैं, इसको आप अगली स्लाइड पे आराम से लिखेंगे। पहले आप इतना लिख लो। लिख लिया बेटा? एवरीवन डन? चलिए आ जाइए, गैस वैक्यूल के बारे में अब मैं तुम्हें अलग से लिखवाती हूं। गैस वैक्यूल सारे बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है, पहली बात तो ध्यान रखिए, नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। ध्यान रखेंगे बेटा, ये सारे बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। तो मैम ये कहां पाया जाता है? ये थोड़े बहुत बैक्टीरिया में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं ये उन्हीं में पाया जाता है। मैं चाहती हूं वो सारे बच्चे जो कभी चैट बॉक्स
टच भी नहीं करते हैं वो भी अपना चैट बॉक्स उठाएं और जवाब दें। मैंने पिछली क्लास में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के 3 एग्जाम्पल लिखाए थे, मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में वो एग्जाम्पल लिखकर बताओ, जल्दी जल्दी। I gave you 3 examples of photosynthetic bacteria, मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में वो लिखकर बताओ। Yes, very good. It is found in cyanobacteria, गैस वैक्यूल्स ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या इसको सिंपली ग्रीन बैक्टीरिया भी कई बार कह देते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जिसको सिंपली पर्पल बैक्टीरिया भी कह देते हैं। तो ध्यान रखेंगे सेल के अंदर छोटी सी जगह में गैस जमा हो जाती है, लेकिन वो वैक्यूल नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉपर वैक्यूल क्योंकि उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं है और ये सारे बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती, ये इन्हीं कुछ थोड़े से बैक्टीरिया में पाई जाती है। मैम गैस वैक्यूल का काम क्या है? गैस वैक्यूल का फंक्शन होता है टू प्रोवाइड बायंसी। मैम ये क्या चीज होती है बायंसी? बायंसी क्या होता है मैम? बायंसी होता है, आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, जब कोई चीज हल्की हो जाती है और पानी पर तैरने लगती है, इसे हम बायंसी कहते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये पानी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं। तो होता क्या है, इनके अंदर जो ये गैस वैक्यूल होता है इनको हल्का कर देता है और ये पानी की सतह पर तैरने लगते हैं और ज्यादा से ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो गैस वैक्यूल इनको हल्का बना देता है और इन्हें बायंसी देता है। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए बेहतरीन, आ जाइए देखते हैं एनसीईआरटी इंक्लूजन बॉडी के बारे में क्या कहती है। तो सारे बच्चे अपनी अपनी एनसीईआरटी बाहर निकाल लेंगे और देखते हैं। रिजर्व मटेरियल, जमा हुआ जो मटेरियल होता है बैक्टीरियल सेल में, आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जमा हो जाता है इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में। दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, एंड दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़े रहते हैं, जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। जो गैस वैक्यूल्स होते हैं वो स्पेसिफिकली ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं, पर्पल बैक्टीरिया में और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। तो ये हो गई हमारी एनसीईआरटी रीडिंग। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, तो फटाफट से सारे बच्चे जवाब देंगे। आपका समय शुरू होता है अब। Which of the following is not bound by any membrane and is a reserve material? इनमें से वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती और वो रिप्रेजेंट करता है एक जमा हुआ मटेरियल को, एक रिजर्व मटेरियल को? सो ऑब्वियस सी बात है, ये सारे के सारे रिजर्व मटेरियल हैं और ये सारे के सारे इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती क्योंकि ये सारी ही इंक्लूजन बॉडी है। सो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। आ जाइए देखते हैं आंसर क्या बनेगा ऑल ऑफ दीज। तो 74% बच्चों ने आंसर सही दिया है। सबसे तेज शशि ने, वेदांश, सुहेब, मानसी, ताबीन, तबिन, ताहिर एंड खुशी। चलिए वेरी नाइस, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक बैक्टीरियल सेल के अंदर व्हाट एक्चुअली इज न्यूक्लियोइड। एक बैक्टीरियल सेल के अंदर न्यूक्लियोइड क्या होता है? आ जाओ।
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, ला 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 ना 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 ना। देखो बेटा, ये है हमारा बैक्टीरियल सेल साइटोप्लाज्म, और उसमें पड़ा हुआ है ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। अब आप सब जानते हो कि बैक्टीरिया के पास प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब डीएनए के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता है। अब देखो, आप थोड़ा तो इतना जानते होंगे कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर अपना खुद का पर्सनल लिक्विड होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस का काम होता है आरआरएनए को बनाने में हेल्प करना। तो ये जो मैंने आपके सामने बनाया है, एक ये प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है जो यूकैरियोट्स में पाया जाता है, जो हम यूकैरियोट्स में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके पास दो मेम्ब्रेन होती हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियोलस होता है। लेकिन बैक्टीरिया के केस में ये सब कुछ एब्सेंट है, ना तो आउटर मेम्ब्रेन है, ना इनर मेम्ब्रेन है, ना न्यूक्लियोप्लाज्म है और ना ही न्यूक्लियोलस है, ये सब कुछ एब्सेंट है। दैट मीन्स हियर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। तो उनका जो डीएनए है वो सीधा साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। लेकिन जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो ऐसे यूं ढीला सा नहीं पड़ा रहता, वो भी कंडेंस्ड होता है, वो भी कंडेंस्ड होता है। और उसे कंडेंस करने में मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि उसको कंडेंस करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं, वहां पर पॉलीअमाइंस उसे कंडेंस करते हैं। तो साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा, ध्यान से सुनेंगे, साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जहां पर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट, ये डीएनए प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के इस हिस्से को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्योंकि न्यूक्लियस तो यहां है नहीं, तो साइटोप्लाज्म के ही उस हिस्से को जहां पर डीएनए प्रेजेंट होता है हम उसे न्यूक्लियोइड कह देते हैं। ओके, आ जाइए लिखते हैं। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द नेकेड डीएनए। नेकेड का मतलब क्या है? दैट इट इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेकेड डीएनए कहने का मतलब क्या है? नॉट सराउंडेड बाय इस डीएनए के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यू कैन से न्यूक्लियर एनवलप। इसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो यहां पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हम किसे कहते हैं? एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वो होता है जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जिसके पास न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर अपना खुद का पर्सनल लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियोलस होता है। ये तीनों चीजें
अगर होती हैं तो वो एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, पर यहां पर ये तीनों ही चीजें नहीं हैं, तो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया में एक प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, एब्सेंट होता है। इनका डीएनए साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है। तो अब जो हमने यहां डीएनए की बात करी, ये जो इनका डीएनए है ये कैसा होता है बेटा? ये डीएनए सबको पता है डबल स्ट्रैंडेड है, इसमें 2 स्ट्रैंड्स हैं और इसकी शेप कैसी आपको दिखाई दे रही है? सर्कुलर। तो इनका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है और इसकी एक ही कॉपी प्रेजेंट होती है, एक ही कॉपी, ये एक ही कॉपी में होता है। ऐसा नहीं कि ऐसे बहुत सारे डीएनए, ऐसे बहुत सारे डीएनए यहां प्रेजेंट हैं। जैसे हमारे अंदर तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं ना हमारे अंदर, और इसके अंदर एक ही क्रोमोसोम होता है, एक ही कॉपी होती है, इसी को हम इसका क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए आपको दिखाई दे रहा है, ये सिंगल कॉपी में प्रेजेंट होता है और इसी को हम कहते हैं जीनोमिक डीएनए। इसी को हम कहते हैं जीनोमिक डीएनए, या इसी को हम कहते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम। जीनोमिक डीएनए क्या होता है? मेन डीएनए, इसका जो मेन डीएनए है जिसके ऊपर इसकी सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो ये जो आपको एक सिंगल डीएनए दिखाई दे रहा है यहां पर, इसी सिंगल डीएनए को हम क्या कहते हैं? जीनोमिक डीएनए या बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जो कि नेचर में कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है और नेकेड है। नेकेड मतलब सीधा साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। अब ये जो इनका डीएनए होता है, इट कैरीज ऑल एसेंशियल जीन्स। जितनी भी जरूरी जीन्स बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए चाहिए, वो सारी की सारी इसी डीएनए के ऊपर होती हैं। जैसे हमारी इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए पर होती है, ऐसे ही बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए जितनी भी जीन्स जरूरी होती हैं, जो एसेंशियल जीन्स होती है, वो सारे इसके जीनोमिक डीएनए पर होती है। अब ये जो डीएनए है, ये भी सुपर कॉइल्ड होता है। इट इज ऑल्सो सुपर कॉइल्ड। सुपर कॉइल्ड का मतलब क्या होता है? कि ये भी कंडेंस्ड होता है, इसे भी सुपर कॉइल किया जाता है। ऐसा नहीं कि ये ढीला सा पड़े रहता है। जैसे हमारा डीएनए कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है, हमारा जो डीएनए है, अगर उस डीएनए को आप सुखोड़ दो, वही तो क्रोमोसोम कहलाता है। तो यहां भी बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, यानी कि इनका भी डीएनए कंडेंस्ड होता है, पर आपको पता है उसको करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते। सो इट इज ऑल्सो सुपर कॉइल्ड और कंडेंस्ड बाय पॉलीअमाइन्स। यहां पर कौन से प्रोटीन बैक्टीरिया इसको डीएनए को कंडेंस करते हैं? पॉलीअमाइन्स कंडेंस करते हैं। ये मैं आपको लिखा चुकी हूं जब मैंने आपको प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल लिखाया था, कि यहां पर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं। डीएनए को कंडेंस करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स कहां होते हैं? यूकैरियोट्स में होते हैं। पर यहां पर ये काम करने के लिए पॉलीअमाइन्स होते हैं। समझ गए मेरे बच्चों? मेरे सारे प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से बच्चे समझ गए? चलिए, तो बैक्टीरिया के पास एक सिंगल कॉपी होती है डीएनए की, जो इसका मेन डीएनए है, जो इसका जीनोमिक डीएनए है, जो इसका बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, और ये किसी न्यूक्लियस के अंदर बंद नहीं होता, ये नेकेड होता है। यहां वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और इसी बैक्टीरिया, इसी डीएनए के ऊपर इसकी सारी इंपॉर्टेंट जीन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है? और हिस्टोन प्रोटीन्स की तरह, ये मैं आपको लिखा चुकी हूं, ये भी बेसिक इन नेचर होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। इनकी फर्दर डिटेल हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में। तो मैम, आपने न्यूक्लियोइड की डेफिनेशन तो बताई ही नहीं। व्हाट एक्चुअली इज न्यूक्लियोइड? तो अब हम न्यूक्लियोइड की डेफिनेशन लिखते हैं। न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियोइड है that region of cytoplasm
साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा, दैट रीजन, आप समझ रहे हो, साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा वेयर द सुपर कॉइल्ड नेकेड डीएनए इज प्रेजेंट, वेयर सुपर कॉइल्ड नेकेड डीएनए is present is न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस तो इनके पास है नहीं, तो साइटोप्लाज्म का ही वो हिस्सा बेटा, साइटोप्लाज्म का ही वो हिस्सा, देखो साइटोप्लाज्म का ही वो हिस्सा जहां ये डीएनए प्रेजेंट है, नेकेड डीएनए जो सुपर कॉइल्ड डीएनए है, तो साइटोप्लाज्म के इसी हिस्से को हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोइड। क्लियर? साइटोप्लाज्म के इसी हिस्से को हम कह देते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस तो यहां है नहीं। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए बेहतरीन, क्लियर है? थैंक यू बेटा उत्सव जी। मैम बहुत बढ़िया। आ जाओ, आप एक क्वेश्चन करके दिखा दो फटाफट से। ये लो, बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया? आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा? आ जाइए देखते हैं। न्यूक्लियस बैक्टीरिया में होता है प्रॉपर न्यूक्लियस? नहीं। न्यूक्लियोप्लाज्म होता है बैक्टीरिया में? नहीं। न्यूक्लियोलस होता है बैक्टीरिया में? नहीं। बैक्टीरिया के पास होता है न्यूक्लियोइड। आ जाइए देखते हैं। 86% बच्चों ने आंसर सही दिया है। सबसे तेज आंसर दिया है अली ने, दीपांशु, आदित्य, वेदांश, सिंजनी, प्रियांशी, विशाल, फैजान। वेरी नाइस बेटा। चलिए, सो द लास्ट थिंग अबाउट द बैक्टीरियल सेल, इसके बाद हमारा बैक्टीरियल सेल हो जाएगा खत्म। अब हम बात करते हैं प्लास्मिड की। आ जाओ, ये हमारा बैक्टीरियल सेल है। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, दर्द मेरा इश्क मेरा आशिक तेरा भीड़ में खोया रहता है, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, ना 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 ना। ये है प्लास्मिड। अब ध्यान से समझिएगा, प्लास्मिड अलग चीज है और ये जो मैंने आपके सामने डीएनए बनाया है अभी अभी, ये वाला डीएनए ये अलग होता है बेटा। ये जो डीएनए है ये बैक्टीरिया का मेन डीएनए होता है, जिसे हम जीनोमिक डीएनए या बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहते हैं, जिसके ऊपर बैक्टीरिया को जिंदा रखने की सारी जीन्स होती हैं। लेकिन इसके अलावा एक और छोटा सा डीएनए होता है बैक्टीरिया के पास, जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है। क्रोमोसोम को छोड़कर, बैक्टीरिया का जो मेन डीएनए है उसे छोड़कर, और प्लास्मिड सारे बैक्टीरिया के पास नहीं होता है, बता देती हूं, इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। तो काफी बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास मेन डीएनए को छोड़कर एक छोटा सा डीएनए और होता है, और इस छोटे से डीएनए को हम प्लास्मिड कहते हैं। तो आ जाइए इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं। सो प्लास्मिड क्या है? इट इज स्मॉल, ये उतना बड़ा डीएनए नहीं होता, ये छोटा होता है। इट इज अ स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब जो बैक्टीरिया का मेन क्रोमोसोम है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा कॉपी होती है बेटा,
दैट इज प्लास्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ये एक्स्ट्रा कॉपी है और ये छोटा सा होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ये भी ठीक है, ये भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है और सर्कुलर होता है, बिल्कुल उसी की तरह। देखो इसमें भी 2 स्ट्रैंड्स हैं। ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिव होता है, ये खुद को दुगना करने की क्षमता रखता है। जिस तरह जो मेजर डीएनए था, जो मेजर डीएनए होता है, जो न्यूक्लियोइड वाले रीजन में प्रेजेंट होता है, वो डीएनए खुद को दुगना कर सकता है। पर इसी तरह जो प्लास्मिड होता है वो भी खुद को दुगना कर सकता है। इसको आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हो। सेल्फ डुप्लीकेटिव होता है, इसीलिए यूज्ड एज वेक्टर, प्लास्मिड को वेक्टर की तरह इस्तेमाल किया जाता है इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आप बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं ना, आरडीटी। तो जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं वहां पर हम प्लास्मिड्स को वेक्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं। माने इसके ऊपर अपनी जीन चढ़ा देते हैं जो हमारी मर्जी की जीन होती है, और क्योंकि ये खुद को दुगना कर सकता है तो हमारी जीन भी इसके साथ दुगनी होती चली जाती है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम प्लास्मिड्स का इस्तेमाल करते हैं। सारे बैक्टीरिया के पास ये नहीं होता है और इसके ऊपर इंपॉर्टेंट जीन्स नहीं होती हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट जीन्स होती हैं, जरूरी जीन्स होती हैं जो बैक्टीरिया को जिंदा रखती हैं, वो मेन डीएनए पर होती हैं। इसके ऊपर तो जो जीन्स होती हैं वो बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा एडवांटेज दे देती हैं। माने सपोज कोई बैक्टीरिया है, वो अपने आप को एंटीबायोटिक से बचा सकता है। सारे बैक्टीरिया ऐसा नहीं कर सकते, सारे बैक्टीरिया अपने आप को एंटीबायोटिक से नहीं बचा सकते हैं। जिन बैक्टीरिया के पास ऐसा प्लास्मिड होता है जो उन्हें एंटीबायोटिक से बचा सकता है, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं। यानी कि ये जो प्लास्मिड है ये उसको एक एक्स्ट्रा फीचर दे रहा है, एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दे रहा है, राइट। तो इसके ऊपर इंपॉर्टेंट जीन्स नहीं होती हैं, असेंशियल जीन्स नहीं होती हैं, वो तो मेन डीएनए के ऊपर होती हैं। तो इसके ऊपर कैसी जीन्स होती हैं? कैरीज जीन्स, ऐसी जीन्स होती हैं विच गिव्स बैक्टीरिया यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर। जो बैक्टीरिया को क्या देती हैं? जो कि बैक्टीरिया को यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर देती हैं। यूनिक मतलब जो केवल उन्हीं के पास हो और किसी के पास ना हो, यूनिक कैरेक्टर देती है। फिनोटिपिक का मतलब क्या होता है? फिनोटिपिक का मतलब होता है जो हमें समझ में आए, बाहर से दिखे। जैसे कोई बैक्टीरिया अपने आप को एंटीबायोटिक से बचा सकता है, ये फिनोटिपिक कैरेक्टर है। तो यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर देते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा एडवांटेज देते हैं। जैसे इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। कुछ बैक्टीरिया जो अपने आप को एंटीबायोटिक से बचा पाते हैं, इसका मतलब उनके पास ऐसा प्लास्मिड है जो उनको एंटीबायोटिक से बचा सकता है। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलिए, तो इसके साथ खत्म होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। एक प्रोकैरियोटिक सेल में, एक बैक्टीरियल सेल में क्या क्या होता है, हमने ये सब कुछ पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। यस, वेरी गुड। आर प्लास्मिड होता है, टीआई प्लास्मिड होता है, एफ प्लास्मिड होता है, बहुत अलग अलग तरह के प्लास्मिड होते हैं। यस, इसकी पूरी डिटेल आप पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। चलिए आ जाइए, अब हम एक चीज छोटी सी रह गई थी पिछली क्लास में जो मैंने आपको नहीं बताई है, वो ये थी बेटा कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं। बैक्टीरिया भी अलग अलग शेप के हो सकते हैं। वो रॉड शेप का हो सकते हैं, वो रॉड शेप्ड हो सकते हैं,
वो आपके स्फेरिकल शेप्ड हो सकते हैं, वो स्पाइरल शेप्ड हो सकते हैं, और वो कॉमा शेप्ड हो सकते हैं। चलिए सबके बारे में जान लेते हैं। अगर बैक्टीरिया रॉड शेप का है, रॉड शेप कैसी होती है बेटा? इस तरह की शेप, सिलेंडर जैसी शेप। अगर ऐसी सिलेंडर जैसी शेप का बैक्टीरिया है तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं बैसिलस बैक्टीरिया। बैसिलस, ध्यान रखिएगा, बैसिलस। अगर बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप का है, ऐसा है, स्फेरिकल शेप का है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कोकस बैक्टीरिया कहते हैं। कोकस, जिसको प्लूरल हम कोकाई कह देते हैं। अगर सिंगुलर है तो कोकस, बहुत सारे हैं तो कोकाई, तो इसके प्लूरल को हम कोकाई कह देते हैं, और इसके प्लूरल को हम बैसिलाई कह देते हैं। खूब सारे बैसिलस शेप वाले बैक्टीरिया हैं तो बैसिलाई, कोकाई। अगर स्पाइरल शेप का है, स्पाइरल आप सब जानते हैं स्पाइरल शेप कैसी होती है, ऐसी। अगर स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया है तो हम उसे स्पाइरुलम, स्पाइरुलम बैक्टीरिया कहते हैं। और इसका प्लूरल हो जाता है स्पाइरुला। और अगर कॉमा शेप का बैक्टीरिया है, कॉमा शेप हम सब अच्छे से जानते हैं किस तरह की शेप होती है, दिस इज द कॉमा शेप। अगर कॉमा शेप का बैक्टीरिया है तो हम उसे कहते हैं विब्रियो। विब्रियो, जैसे आपने नाम सुना होगा विब्रियो कोलेरिका, जो बैक्टीरिया कॉलरा कॉज करता है। तो ये 4 शेप के बैक्टीरिया होते हैं, रॉड शेप बैसिलस, स्फेरिकल शेप्ड कोकस, स्पाइरल शेप्ड स्पाइरलम, और कॉमा शेप विब्रियो। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं बेटा वो बैसिलस शेप के होते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे, ये क्वेश्चन काफी कॉमन है, ये क्वेश्चन काफी कॉमन है कि अधिकतर बैक्टीरिया बैसिलस शेप के होते हैं, और लीस्ट फाउंड शेप, सबसे कम कौन सी शेप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे कोकस। ध्यान रखोगे, अगर आपसे कोई ये पूछे नेचर में सबसे ज्यादा कौन सी शेप वाला बैक्टीरिया पाया जाता है, तो आप कहेंगे बैसिलस, सबसे कम कोकस। बाकी सारे बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी, यानी कि बैसिलस शेप वाले बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास फ्लैजिला होता है वो मोटाइल होते हैं, जिनके पास नहीं होता है वो नॉन मोटाइल होते हैं। लेकिन कोकस बैक्टीरिया, ध्यान रखिएगा, ऑलवेज नॉन मोटाइल। कितना प्यारा पॉइंट है, देखो, ऐसे बैक्टीरिया जिनकी शेप स्फेरिकल होती है उनके पास कभी भी फ्लैजिला नहीं होता, वो हमेशा नॉन मोटाइल होते हैं। बाकी के सारे बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, लेकिन स्फेरिकल बैक्टीरिया जो होता है वो हमेशा नॉन मोटाइल होता है, उसके पास कभी भी फ्लैजिला नहीं होता है। चलिए, तो इसके साथ खत्म हुआ बैक्टीरिया और आज की क्लास भी हुई खत्म। सो बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल स्वाहा। कल की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल। अब एक बार फटाफट से एनसीईआरटी रीडिंग करा देती हूं। प्रोकैरियोटिक सेल की एनसीईआरटी रीडिंग हमने नहीं की थी, वो एक बार हम देख लेते हैं। जल्दी जल्दी आ जाइए।
ये प्रोकैरियोटिक सेल की रीडिंग हमारी रह गई थी बेटा। प्रोकैरियोटिक सेल में हम क्या क्या पढ़ते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब है बैक्टीरिया। मैंने आपको बताया था धरती पे बैक्टीरिया केवल, प्रोकैरियोट्स केवल बैक्टीरिया ही होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया आ जाता है, खूब सारे नॉर्मल बैक्टीरिया आ जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाती है, माइकोप्लाज्मा आ जाता है, पीपीएलओ जिसे हम कह देते हैं। ये सब हमारे प्रोकैरियोट्स हैं। ये छोटे होते हैं साइज में और बहुत ही तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में। ये भी पॉइंट हम लिख चुके हैं, यूकैरियोट से ज्यादा तेजी से डिवाइड करते हैं। इनकी अलग अलग शेप और अलग अलग साइज हो सकता है, ये मैंने बता दिया, बैसिलस रॉड शेप, कोकस स्फेरिकल, विब्रियो कॉमा शेप्ड और स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड। The organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar, even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and function। वो कह रहा है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, जितने भी बैक्टीरिया धरती पर है, वो सारे फंडामेंटली एक जैसे हैं, सब एक जैसे ही हैं लगभग, लेकिन उनमें थोड़े थोड़े से डिफरेंस होते हैं। उनकी शेप अलग हो सकती है, उनके फंक्शंस अलग हो सकते हैं और थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे किसी के पास फ्लैजिला है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास क्रोमैटोफोर है, किसी के पास नहीं है। तो इन कुछ डिफरेंसेस को छोड़कर, कुछ फंक्शंस को छोड़कर, कुछ फोटोसिंथेटिक हैं, कुछ नहीं है, शेप्स को छोड़कर, कोई कॉमा शेप का है, कोई विब्रियो शेप का है, कोई स्पाइरल शेप, तो इनको छोड़कर फंडामेंटली यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सारे बैक्टीरिया का, वो सेम होता है। प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल। प्रोकैरियोट्स के चारों तरफ एक सेल वॉल होती है, ठीक है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म। अब यहां पर नई एनसीईआरटी में एक करेक्शन हुआ है, यहां पर जो फ्लूइड लिखा गया है इसको सेमी फ्लूइड कहा गया है। तो ये एनसीईआरटी में अभी एक नया करेक्शन आया है बेटा कि ये भी सेमी फ्लूइड ही होता है, कि बैक्टीरियल सेल के पास भी जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जो लिक्विड लिक्विड होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। देयर इज नो डिफाइंड वेल न्यूक्लियस, प्रॉपर न्यूक्लियस यहां पर नहीं है। जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है यानी कि इनका जो डीएनए होता है वो नेकेड होता है। इट इज नॉट एनवलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, जो इनका मेन डीएनए है उसे हम जीनोमिक डीएनए कहते हैं, सिंगल क्रोमोसोम कहते हैं, सर्कुलर डीएनए कहते हैं। तो ये कह रहा है जो इनका मेन डीएनए है उसे हम जीनोमिक डीएनए कहते हैं, उसके साथ साथ इन एडिशन जीनोमिक डीएनए के साथ मेनी बैक्टीरिया, काफी सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं विच हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। का सारे नहीं, काफी सारे कह रहा है, मेनी। तो काफी सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके पास एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए होता है जीनोमिक डीएनए के अलावा, और उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे छोटे छोटे डीएनए को हम प्लास्मिड कहते हैं। द प्लास्मिड डीएनए कन्फर्स, जो प्लास्मिड के अंदर डीएनए होता है वो यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर देता है बैक्टीरिया को, जैसे रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। आप आगे जाकर ये पढ़ेंगे कि यही प्लास्मिड जो है ये मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल होता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को विद फॉरेन डीएनए, यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ये आप कहां पढ़ेंगे? ये आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यही वेक्टर मदद करता है ये जानने में कि जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते थे, जिस डीएनए को हम बदलना चाहते थे, वो बदला है या नहीं बदला। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो यूकैरियोट्स में पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स में पाई जाती है, यहां नहीं। नो ऑर्गेनेलीज लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। ये कह रहा है ऐसी सारी ऑर्गेनेली जो यूकैरियोट्स में पाई जाती हैं वो बैक्टीरिया में नहीं होती हैं, एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स। माने यूकैरियोट्स के अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनेली होती हैं उनमें से कोई भी सेल ऑर्गेनेली बैक्टीरिया में नहीं होती, सिर्फ एक को छोड़कर, राइबोसोम। केवल राइबोसोम बैक्टीरिया में होता है।
प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स, इंक्लूजन बॉडी होती है, हमने आपको बता दिया। अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से ही स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम मीसोजोम कहते हैं, वो हम जानते हैं, जो कि कैसे बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ धंसने की वजह से। ओके, क्लियर है? एक बच्चा पूछ रहा है मैम डिफरेंट शेप के बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? बैसिलस के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लैक्टोबैसिलस है, और इसका एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, इसका एग्जाम्पल स्पाइरलम बैक्टीरिया है, इसका एग्जाम्पल विब्रियो की खूब सारी स्पीशीज आ जाएंगी। ओके, तो चलिए अभी तक के हिस्से की सारी एनसीईआरटी हम पढ़ चुके हैं, हमने पूरी एनसीईआरटी खत्म कर ली है, और हमने पूरा प्रोकैरियोटिक सेल खत्म कर लिया। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हमने रीड कर लिया, और मैंने आपको बता दिया है कहां खेला खेला जा सकता है, किस तरह नीट एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाने हैं। तो आप अपने खुद के क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी कॉपी में बनाते रहिए, ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए, फटाफट से जवाब दीजिए। आपको इनकरेक्ट पेयर बताना है बेटा, सिली मिस्टेक नहीं करनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है। पिलई एंड फिम्ब्रेई डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी, इनकरेक्ट बताना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? सिली मिस्टेक नहीं करनी, जल्दीबाजी नहीं करनी। यस, चलिए आ जाइए देखते हैं इसमें से मुझे गलत कौन सा दिखाई दे रहा है। पिलई और फिम्ब्रेई का मूवमेंट में मोटिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, बात सही है। गैस वैक्यूल्स साइनोबैक्टीरिया ग्रीन पर्पल में पाए जाते हैं, हाँ। राइबोसोम का साइज 70s होता है, जो 15 से 20 नैनोमीटर साइज के होते हैं, हाँ। पॉलीजोम का मतलब होता है काफी सारे एमआरएनएज सिंगल राइबोसोम से जुड़े हुए हैं, नहीं, उल्टा हो गया, काफी सारे राइबोसोम सिंगल एमआरएनए से जुड़े हुए हैं। तो क्या गलत हो गया हमारा? डी गलत हो गया। सो देखते हैं, 56% बच्चों ने आंसर सही दिया, यानी कि सिली मिस्टेक करिए, बटाई करूंगी। चलिए आज का लीडरशिप बोर्ड हम देख लेते हैं। सबसे अच्छा परफॉर्म किया है फैजान उल हक ने, वजाहत ने, देन शिवांश, निखत, शादाब, अरित्रा, कली, एकुस, दीपांशु एंड वर्षा। चलिए, तो उम्मीद है बेटा आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। बस अब मेरे से वादा करके जाओ कि अपनी डीपीपी जरूर सॉल्व करोगे, लेक्चर अपना जो आगे आने वाला लेक्चर है उसे खत्म करके अपनी डीपीपी सॉल्व करोगे, रिवीजन करते रहोगे, एनसीईआरटी पढ़ते रहोगे और रोज खुश रहोगे, कभी परेशान नहीं रहोगे, ठीक है? चलिए, तो चलिए जाने से पहले आपको एक बढ़िया सा गाना सुना देते हैं। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां, कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार, लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जाने से पहले आपको एक चुटकुला सुनाती हूँ, क्योंकि जीवन में एक चीज जो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, वो है हंसना और खुश रहना। चाहे आप, कुछ लोग जीवन में बहुत सफल हो जाते हैं, बहुत पैसा कमा लेते हैं, कुछ कम पैसा कमाते हैं, पर जरूरी नहीं है कि ज्यादा पैसा कमाने वाले या ज्यादा सक्सेसफुल लोग ही खुश रहते हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी है खुश रहना बेटा, जो हमें इस पूरी जर्नी में रहना है। तो मेरे जो फादर इन लॉ है वो चुटकुले लिखते हैं, मतलब चुटकुले डेली अपने पोस्ट पे लगाते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो उन्होंने एक चुटकुला आज लिखा था। तो एक पति अपनी वाइफ से पूछता है, सुनो सब्जी में आज नमक क्यों नहीं है? तो पत्नी बोलती है, अरे पता है क्या हुआ, मेरे से ना सब्जी थोड़ी जल गई। तो पति ने बोला, जल गई तो क्या हुआ, इसमें नमक क्यों नहीं डाला? बताओ, अब बताओ क्यों नहीं डाला होगा नमक?
पति ने पूछा जल गई तो क्या हो गया, नमक तो डाल देती सब्जी में, खाने लायक तो हो जाती सब्जी। तो पत्नी बोलती है आपने ही तो कहा था कि जले पर कभी नमक मत छिड़कना। चलिए तो मिलते हैं कल की क्लास में। डाउट रह गए, एक सेकंड मैं देख लेती हूं बेटा। डाउट रहने तो वैसे चाहिए नहीं क्योंकि मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। फिनोटिपिक बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है बेटा? फिनोटिपिक बैक्टीरिया कुछ नहीं होता, फिनोटिपिक होता है कैरेक्टर। जो हम बाहर से देख सकते हैं वो फिनोटाइप होता है। आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा ना, बाहर से आपको कोई पेड़ दिखाई दे रहा है, वो लंबा है या छोटा है, तो वो उसका फिनोटाइप है। फिनोटिपिक कैरेक्टर मतलब जो बाहर से समझ में आए, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। फिनोटिपिक कोई बैक्टीरिया नहीं होता, ठीक है। पीपीएल, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ एंड माइकोप्लाज्मा अलग अलग क्यों लिखा है? ये पुराना ही नाम है बेटा माइकोप्लाज्मा का। पहले माइकोप्लाज्मा को ही पीपीएलओ कह देते थे, अब उसका नया नाम माइकोप्लाज्मा है। मैम फुल चैप्टर की हिंदी चैप्टर भी बता दोगे क्या? बेटा मैं हिंदी साथ साथ बताते जाऊंगी। क्या जीनोमिक डीएनए प्लास्मिड डीएनए एक साथ रह सकते हैं? हाँ रहते हैं। जिन बैक्टीरिया के पास प्लास्मिड होता है उनमें जीनोमिक डीएनए और प्लास्मिड डीएनए एक साथ ही तो रहता है बेटा। ऑल द सरफेस स्ट्रक्चर्स अराइज फ्रॉम सेल वॉल, यस। मैम आप डाउट नहीं चेक कर रहे? कर रही हूं बेटा। मैं सब कुछ करने की कोशिश करूंगी। जीनोमिक डीएनए फिनोटिपिक कैरेक्टर का मतलब बेटा अभी समझ में आ गया होगा अभी गिल। सिंगल सर्कुलर डीएनए है। सिंगल का मतलब होता है सिंगल कॉपी। सिंगल, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें बेटा, ध्यान से सुनो। एनसीईआरटी में लिखा है सिंगल सर्कुलर डीएनए, मतलब सर्कुलर डीएनए की एक सिंगल कॉपी है वो डबल स्ट्रैंडेड, तो उसे कैसे लिखना चाहिए था? सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ठीक है बेटा, चलिए तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। बाय, टाटा, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। डीपीपी में आज की डीपीपी सॉल्व करना, फिर मैं नेक्स्ट पिछले वाली डीपीपीज और आज की डीपीपीज के रैंकर्स जो हैं वो कल की क्लास में बताऊंगी। ठीक है, चलो बाय।